लिखने का सलीका आया। कैसे कहते हैं वो कहने का सलीका आया। उनसे मिलके ही उतर आई थी रूह में अपनी, उनसे मिलके ही तो मिलने का सलीका आया। उनसे मिलके ही तो अभी 3-4 घंटे बैठ के मुझे समझाया था उन्होंने, तो मैं उसी पर ये 4 पंक्तियां निवेदन करके बात करती हूँ। एक और शेर की, कुछ शेर हैं, कुछ नज़में हैं, कुछ गज़लें हैं, कुछ एक दो गीत भी है। तो मैं बात एक शेर से करती हूँ कि खुदा जो बख्श दे मौका हुनर को पंख लग जाएं, खुदा जो बख्श दे मौका हुनर को पंख लग जाएं, तो तारों की चुनर में जा सितारे टांक आऊं मैं। खुदा जो बख्श दे मौका हुनर को पंख लग जाएं, तो तारों की चुनर में जा सितारे टांक आऊं मैं। कोयल तितलियां पंछी नमन भंवरों के गुंजन को, कोयल तितलियां पंछी नमन भंवरों के गुंजन को, कभी लगता इन्हीं के स्वर में अपना स्वर मिलाऊं मैं। कभी लगता इन्हीं के स्वर में अपना स्वर मिलाऊं मैं। एक नज्म है इसी की कि एक दिन तन स्वर्ण मिट्टी तयशुदा हो जाएगा, एक दिन तन स्वर्ण मिट्टी तयशुदा हो जाएगा, और फिर पानी के जैसा बुदबुदा हो जाएगा। क्या भरोसा गैर पर तारीकियों में देखना, तुझसे तेरा खुद ही साया तक जुदा हो जाएगा। क्या भरोसा गैर पर तारीकियों में देखना, तुझसे तेरा खुद ही साया तक जुदा हो जाएगा। बड़ी सच्चाई। गर जरा सी भी इनायत भीड़ की हो जाएगी, गर जरा सी भी इनायत भीड़ की हो जाए तो रास्ते में भी बड़ा पत्थर खुदा हो जाएगा। गर जरा सी भी बहुत अच्छे शेर। भीड़ की हो जाए तो रास्ते में भी बड़ा पत्थर खुदा हो जाएगा। और रात को देखे गए एक ख्वाब सी है जिंदगी, रात को देखे गए एक ख्वाब सी है जिंदगी, एक पल में ही एक दिन फैसला हो जाएगा। रात को देखे गए ख्वाब सी है जिंदगी, एक दिन में एक पल में ही एक दिन फैसला हो जाएगा। ये नज़म थी। और एक गजल के 2-4, एक मतला और एक 2 शेर। क्योंकि दार्शनिकता जीवन में थोड़ी ज्यादा आ गई है, तो दार्शनिकता इसमें है। प्रकृति पे तो आपने बात की, श्रृंगार पे भी आपने बात की, तो मैं इसकी दार्शनिकता की बात है थोड़ी कि दिल की नदियां में गमों के ये समंदर देखो। आपने समंदर में नदियां देखी हैं, दिल की नदियां में गमों के ये समंदर देखो, चेहरा क्या देखते हो रूह के अंदर देखो। क्या बात है। दिल की नदियां में गमों के ये समंदर देखो, चेहरा क्या देखते हो रूह के अंदर देखो। और दौलतों के तो अंबार लगाए कितने, दौलतों के तो अंबार लगाए कितने, हाथ खाली ही गया फिर भी सिकंदर देखो। ये हमने नोट करना चाहा। हाथ खाली ही गया फिर भी सिकंदर देखो। 100 बरस की कभी जीने की तमन्ना होगी, 100 बरस की कभी जीने की तमन्ना होगी, कहता पल पल उसी की दास्ता खंडहर देखो। मुड़ के देखो ना कभी उन कटीले पंथों को, आगे बढ़कर के जरा साफ सा मंजर देखो। और सूरत शक्ल निहारनी अगर है अपनी तो, सूरत शक्ल निहारनी अगर है अपनी तो, मन के दर्पण में जरा बैठ निरंतर देखो। सूरत शक्ल निहारनी अगर है अपनी तो, मन के दर्पण में जरा बैठ निरंतर देखो। और रूह जिस्म से लोहे का नश्तर भी निकल आता है। क्या बात है। जिस्म से लोहे का नश्तर भी निकल आता है, रूह से लफ्ज का निकला नहीं खंजर देखो। क्या बात। जिस्म से लोहे का नश्तर भी निकल आता है, बहुत अच्छा है। रूह से निकला नहीं लफ्ज का खंजर देखो। और एक जो बहुत प्रसिद्ध गजल तो रही भी है, और इसमें भी है वो, मैं एक गजल और आपकी इजाजत हो। दीवारों दर को घर ही बनाने में रह गई। थोड़ी सूफियाना गजल है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि दार्शनिकता की तरफ, भौतिकता से आध्यात्मिक की तरफ। दीवारों दर को घर ही बनाने में रह गई, दीवारों दर को घर ही बनाने में रह गई, दीवारों दर को घर ही बनाने में रह गई। मैं बिंदिया काजल मेहंदी लगाने में रह गई, मैं बिंदिया काजल मेहंदी लगाने में रह गई। वो आके दिल के द्वार से वापस चला गया। क्या बात है। क्या वो बात है। आके दिल के द्वार से वापस चला गया। मैं थी कि अपना जूड़ा बनाने में रह गई,
मैं थी कि अपना जूड़ा बनाने में रह गई। और खास शेर इस गज़ल का कि वो रूह में उतर गया सांसों की डोर से, वो रूह में उतर गया सांसों की डोर से, वो रूह में उतर गया सांसों की डोर से। मैं आरती का थाल सजाने में रह गई, मैं आरती का थाल सजाने में रह गई। उसने तो मेरी रूह को रोशन भी कर दिया, वो कभी का मेरी रूह को रोशन भी कर गया। बोलो नहीं। वो कब का मेरी रूह को रोशन भी कर गया। मैं चराग से अंधेरे मिटाने में, मैं चराग से अंधेरे मिटाने। और मक्ता शेर है मक्ता, मैं चराग से अंधेरे मिटाने में रह गई। केसरिया ओढ़ी रूह ने प्रीतम के नाम की, केसरिया ओढ़ी रूह ने प्रीतम के नाम की, केसरिया ओढ़ी रूह ने प्रीतम के नाम की। छाया जिस्म को चूनर उड़ाने में रह गई, क्या बात है, छाया जिस्म को बहुत चूनर उड़ाने में बहुत रह गई, छाया जिस्म को चूनर उड़ाने में रह गई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और आप तो पढ़ेंगे ही, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं सही में कितना बढ़िया गीत पढ़ा छाया जी ने। और जो कवित्व झलकता है इसमें, इसका कोई शानी नहीं है। वास्तव में छाया जी को बहुत बहुत साधुवाद आज की पुस्तक के लोकार्पण पर। मैं आज की इस गोष्ठी के अध्यक्ष श्रद्धेय रमेश मिश्र जी से अनुरोध करता हूँ कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन और इस किताब पर अपने विचार आज के इस सारस्वत समारोह के यशस्वी मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई श्री त्रिवेदी जी। साहित्य के प्रति उनकी दृष्टि से हम लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। उन्होंने आदरणीय छाया जी की इस सद्य प्रकाशित पुस्तक का लोकार्पण किया, ये आनंद का विषय है। और यहाँ पर हम छाया जी से हमारी जो वार्ता हुई लोकार्पण के संबंध में, हमने कहा डॉक्टर त्रिवेदी जी के यहाँ हम लोग संगोष्ठी करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपकी पुस्तक का लोकार्पण हो जाए। तो छाया जी ने कहा कि बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए और साहित्यिक लोग होने चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल उपयुक्त अवसर, जहाँ पर सब साहित्यिक है, तो इनके पीछे की जो भावना है कि पुस्तक पर उन लोगों के मध्य चर्चा हो, उन लोगों के सानिध्य में चर्चा हो जो साहित्य के प्रति समर्पित हो और पूर्ण अभिरुचि रखते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल मणिकांचन संयोग हो गया। भीड़ में लोकार्पण तो कहीं भी हो सकता है, पशु मेले में भी हो सकता है, किसी बड़े कर सम्मेलन में होता है। हम यद्यपि उसी प्रकार के लोकार्पण कराने के खुद आदि जी रहे हैं, लेकिन साहित्यिक लोगों के बीच में बात आए। दूसरी बात ये कि लेकिन हमने उपयुक्त नहीं समझा कि मानपुर के कवि सम्मेलन में अभी परसों ही कार्यक्रम हुआ, हमने कहा नहीं, ये वहां पर होनी चाहिए। और डॉक्टर त्रिवेदी की जो दृष्टि है इस पुस्तक के विषय में और वर्तमान साहित्य के विषय में, उस पर जो उनका वक्तव्य होएगा उससे हमको दिशा प्राप्त होगी।
और कोई अपने में संपूर्ण नहीं है। तो हम लोगों का विश्वास इसमें निहित है कि आपका तो लोकार्पण हो गया और हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो गया। हम सब लोगों को जो लिखने वाले लोग हैं और साहित्य में चाहते हैं कि डंकियों का भी डंका बजे, मतलब हम लोगों का भी डंका बजे, तो उनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दूसरी बात ये है कि भैया तो प्लेट खाली नहीं खाली है। अभी सामने ले जाओ। अमित को बुलाओ। जो अच्छा कहाँ है वो? भैया चाय बना आपको रहे हैं। नहीं प्लेट चाय बना रहे चाहिए? हैं? हाँ। ये भी ले जाओ। जो ये खा भैया, लो, उधर आपके लिए प्लेट चाहिए। उधर सबको दे दो तब। हाँ ये जो आपको खाना चाहते हैं तो पता नहीं कहाँ रख दिया उसने। जो तंबाकू उसने अभी मना किया कि अभी रुक जाओ। कातरा बाबूजी का चमापुर जब नाश्ता कर ले चाय पी ले तो खाए। अच्छा अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये जो शिल्पियों का एहसास नीचे तो है। शीर्षक कहाँ रहा हुआ? इस शीर्षक और इनकी जो भावनात्मक और अनुभूति परक दृष्टि है रचनाओं में, अब हमको एक एक करके रचनाओं के विषय में उसे व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं है। वो हिंदी साहित्य के इतिहास को कई लोगों ने लिखा है भिन्न भिन्न अवसरों पर। बेटा तो महाकवि बिहारी जी पिताजी बोल रहे ने हैं। दोहा लिख दिया, देखी बात है। मेरी भव बाधा हो राधा नागर सोए। और वो पेड़ के नीचे बैठ करके दोपहर को सुस्ताने लगे और सोचा कि ये कुछ कठिन हो गया है, इसका अर्थ भी लिख दिया जाए। और वो पेड़ के नीचे बैठ करके अपने दोहों का अर्थ लिखने लगे। तब तक एक राहगीर उधर से पथिक था, नमस्ते बेटा। वो निकल रहा था और धूप से वो पस्त था, तो उसने सोचा हम भी इसी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। नहीं वहाँ है। नहीं तो वो बैठ गए। एक घंटा तो उसने देखा बिहारी को, पहचानता नहीं था। वो मन का क्या लिख रहे हो? उन्होंने कहा दोहे का अर्थ लिख रहे हैं। कह दिया तो कहना पड़ा। का क्या लिखा? बस अब हाँ तुम्हारे तो बिहारी ने बताया ये दोहा है, इसका ये अर्थ लिखा। तो उस पथिक ने मालूम क्या कहा? अरे तो आपको कुछ ही नहीं आता है। का इसका अर्थ इतना घटिया किस्म का लिखा है, इसका अर्थ ये नहीं, ये होना रात चाहिए। में वापस आओगे। तो महाकवि बिहारी ने अपने दोहों का अर्थ लिखना वहीं से बंद कर दिया कि दोहा लिखना हमारा काम और उसकी टीका लिखना और भाष्य लिखना पाठक विद्वान लोगों का काम चले है, जाना समालोचकों का काम नहीं है। मम्मा आएंगे तो हम आएंगे ठीक है। क्योंकि जो एहसास है, जो भावनाएं हैं, हाँ तो उनसे कह देंगे। उसके लिए जो शब्द है हमारे पास, खा लेते हैं हम। वो उस पूर्णता को व्यक्त नहीं कर पाते। प्यार बहुत ज्यादा है और दूध बहुत ज्यादा है और बर्तन बहुत छोटा है। भाई ये शब्द जो है तो बर्तन का काम करते हैं। ए चल ले। तो कितने भाव उसमें हुए चाय बना रहे हैं। चाय बना। हम और भी है? उसमें डाल देंगे, बाहर आ जाएंगे। तो जैसा कि गुरु जी ने कहा, संगीत है, कला है, कविता है, ये एहसास करने की हमारा चीजें, किलो वाला चाय लेंगे। इसकी अभिव्यक्ति बहुत दुर्लभ है, बिना बोले सब काम करो। बहुत दुर्लभ है इसकी अभिव्यक्ति। हम तो कविताओं को इसमें पढ़ रहे थे, अभी चर्चा चल रही थी तो एक ने कहा कि ये कोई छंद ही नहीं है। तो हमने कहा क्यों नहीं छंद है? तो बोले बताइए कौन सा छंद है? हमने कहा छंद है, लेकिन उसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। भविष्य में जब हो तो हो सकता है कि हमारी ये कविता उस छंद के अंतर्गत आए, क्योंकि हमारे पास निकष तो उन्हीं का है जितनी खोज हो चुकी है और जो छंद उपलब्ध है। वो जो शब्द उपलब्ध है उसी में हम अपने एहसास, अपने अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। और जो शब्द अभी गर्भस्थ हैं, भविष्य में जिनका निर्माण होना है, वो और भावनाओं को व्यक्त करेंगे, लेकिन उससे हम अछूते हैं, अनजाने हैं। बिल्कुल। हमारी छाया जी की ये जो पुस्तक है, 5वीं पुस्तक है,
बहुत अच्छी रचनाएं हैं, बहुत श्रेष्ठ रचनाएं हैं। समाज का सर्वांग, कोई भी ऐसा अंग नहीं है समाज का, फैशन से लेकर के रूढ़िवादिता तक, जिसको इन्होंने स्पर्श न किया हो। और इस पुस्तक को लिखने के पीछे की ये दृष्टि अवश्य रही कि जैसा समाज हमको मिला है उससे अच्छा हम बनाएं और नई पीढ़ियों को, नई पीढ़ी को हम उससे समाज, वर्तमान से अच्छा समाज दे करके जाएं, अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आदरणीय छाया जी के लेखन की जो गति है वो और अनवरत रहे, अग्रसर हो, साहित्य की ऊंचाइयों को ये स्पर्श करे, हमारी शुभकामनाएं हैं और साहित्य की शीघ्र वृद्धि करे। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमने कहा नहीं था कि आर्ट इज मीनिंगलेस। हाँ, आज सीपिया आर्ट को एहसास निकालोगे तो अगर माय डियर, बात ये है, इसके पीछे भी एक बात है। डिक्शनरी का अर्थ लेके आपने कविता लिखी तो क्या लिखा, अपना अर्थ जब शब्द में भर देता हूँ तो कभी हो, जब तुम्हारे मन का जो शब्द को अर्थ नहीं दे सकता वह कवि नहीं है, कवि न होगा। ये ने लिखा है, तो कहता है कि जो शब्द को अर्थ नहीं दे सकता वह कवि नहीं है, वह कवि नहीं होगा। हम सीपिया एहसास की किताब का आज लोकार्पण हुआ। छाया जी का जो मंतव्य था आदरणीय अरुणेश जी ने, आदरणीय अध्यक्ष जी ने प्रकट किया, सीपिया एहसास की हैं। जो मोती परखने वाले लोग हैं वही जौहरी जहाँ होने चाहिए थे वही रहे, उन्हीं से वक्तव्य भी हुआ। मैं इस कार्यक्रम के स्थगित होने की घोषणा से पूर्व भगवती जी से अनुरोध करता हूँ, जो हमारी संस्था के हिंदी सभा के कोषाध्यक्ष हैं, कि वो अपना आभार प्रकट करें और ये गोष्ठी संपूरित हो अगले कार्यक्रम तक के स्थगित। आदरणीय भोग। सीपिया एहसास की इस पुस्तक के भव्य लोकार्पण के मुख्य अतिथि हम सबके गौरव परम पूज्य गुरुदेव श्री अरुण द्विवेदी जी, उन्हीं के साथ माता श्री इस जो पुस्तिका है, काव्य कृति है, इसकी रचना धर्मिता का निर्वाह करने वाली बहन छाया दीदी, हमारी हिंदी सभा के यशस्वी महासचिव, हम सबके गौरव परम आदरणीय रजनीश दादा, अरुणेश दादाजी की भी असीम अनुकंपा व आशीर्वाद सदैव हम पे बना रहता है। आदरणीय श्री कमलेश पांडे जी, श्री पांडे जी, रामाशंकर दादाजी और जितने भी हमारे साथी बंधु हैं, उनके सबके श्री चरणों में नमन करते हुए, और मेरा परम सौभाग्य है कि आदरणीय गुरु जी के आश्रम में मुझको आने का अवसर मिला, और हम लोगों का बड़ा ये कृपा व आशीर्वाद सदैव आपकी बनी रहे। और हमारी बहन ने जिस हिसाब से अपनी साहित्य की जो इनकी क्षमता है उसको जनपद को चमत्कृत करने का काम किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके अंदर माँ शारदा की अनुकंपा सदैव विद्यमान रहे, और आपका जो लेखन है, आपकी जो रचना धर्मिता है, शिखर की ओर सदैव अग्रसर रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इनकी गोष्ठी, ये लोकार्पण, हम तो समारोह ही कहेंगे, लोकार्पण समारोह अगले कार्यक्रम तक के लिए स्थगित किया जाता है। छाया जी को बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। अब आप लोग नाश्ता करें, और हम लोग नाश्ते के साथ में गुरु जी की कविता कहेंगे सुनाओ, तो वो भी डांट देंगे भी कि नाश्ते के साथ कविता को सुनाएंगे। अगर नाश्ते के साथ नहीं कविता हो सकती तो हम लोग डिनर तक रुकेंगे।